ज़माना कदीम से लेकर दौरे हाजिर तक साइंसी इजादात ने दुनिया को न सिर्फ तरक्की की बेशुमार मनाजिल तय कराई, बल्कि जिंदगी को गुजारने का एक नया नजरिया भी हमारे सामने पेश किया है। आज इंसानी समाज तरक्की की जिन राहों पर गामजन है, वो राहें साइंसी तहकीक की ही देन है। जमीन, समंदर और आसमान पर इंसान ने साइंस के दम पर ही कामयाबी की नई इबारत लिखी। वहीं इसी साइंसी तहकीक ने लाइलाज बीमारी पर लगाम लगाकर इंसान को एक नई जिंदगी देने का काम भी किया है। हमारे साइंसदानों ने न सिर्फ अपनी इजादात से मुल्क को एक नई पहचान दिलाई, बल्कि दुनिया को जो सौगातें अता की हैं, वो तारीख के सुनहरे बाब बन चुकी हैं। सीवी रमन से लेकर अबुल कलाम तक एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने है, जो हमें हमारे साइंसदानों पर नाज कराती है। यूं तो हिंदुस्तान के कई मर्द साइंसदां हजरात दुनिया के साइंसी नक्शे पर सितारे की तरह चमके हैं, लेकिन आज मर्द साइंसदानों से अलग हिंदुस्तानी खवातीन भी कामयाबी की नई तारीख रकम कर रही हैं। मुल्क के चंद्रयान मिशन से लेकर मंगल मिशन या फिर मेडिकल रिसर्च, इन सभी शोबों में खवातीन साइंसदानों की लगन और मेहनत आज किसी से छुपी नहीं है। नाजरीन आदाब, हमारी खास पेशकश हमारे साइंसदां में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट कुणाल वाही। दोस्तों, मेरी और आपकी ज़िंदगी अगर आज सहूलियतों से भरी है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय साइंस को जाता है। दरअसल हमारी ज़िंदगी की रफ्तार, उसकी तरक्की बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की हासिल की है। साइंस को नए मुकाम पर पहुंचाकर इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में कुछ लोग जो है दिन रात लगे हुए हैं, और हमारी इस पेशकश में हम ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका नाम है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, जो कि एक मशहूर साइंसदान हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी के पद को उन्होंने बखूबी संभाल रखा है। तो बिना कोई वक्त गवाए सर को आमंत्रित करते हैं। नमस्कार कुणाल। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? सब बढ़िया है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, पहला सवाल आपसे आपके डिपार्टमेंट से ही जुड़ा हुआ जी, कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से काम करता है और आम आदमी की ज़िंदगी को किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है? देखिए कुणाल, ऐसा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी हर आदमी की ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। तो डीएसटी ये करता है कि हमारे जितने भी वैज्ञानिक पैदा होते हैं, पीएचडी करते हैं, उनके लिए जो प्रोजेक्ट मुहैया किए जाते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो आगे चलकर वैज्ञानिक बनते हैं, या वो टीचिंग में जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, आईआईटीज़ वगैरह में कार्य करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी पूरे समाज पर पड़ता है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो स्कूली बच्चों से शुरू होकर जो बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं उन सभी तक पहुंचते हैं। उसके अलावा हमारे जो समाज में जो इस विज्ञान की ज़रूरत है उसको भी करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं। आप जो भी अभी विज्ञान का देखते हैं समाज में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी का अच्छा उपयोग हो, चाहे वो क्लीन ग्रीन एनर्जी जो अभी फोटोवोल्टाइक सोलर एनर्जी वगैरह होती है, उस तरह के सभी कार्य रिसर्च से लेकर और इंडस्ट्री तक और समाज तक करने का कार्य किया जाता है। तो इसमें बहुत विस्तृत रूप है इसका। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि एटम्स टू एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब एस्ट्रोफिजिक्स तो बहुत बड़ा पूरा दुनिया का कार्य है और एटम सबसे छोटी चीज़ है। उन दोनों के बीच में जो हर चीज़ है वो इसमें आती है। बहुत शानदार काम हो रहा है सर, और उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। सेक्रेटरी के तौर पर आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? उपलब्धियां कई हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, मगर आपकी नज़र में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? हमारा दुनिया में तीसरा नंबर आता है साइंटिफिक पब्लिकेशंस में, लेकिन एक जो उसमें थोड़ी कमी थी वो ये कि जो हमारा विज्ञान है उसके फल को इंडस्ट्री तक, समाज तक पहुंचना में थोड़ी देर लग रही थी। तो हमने उस पर फोकस किया। जैसे कि स्टार्टअप आपने अभी सुना होगा, बहुत उसका नाम हुआ है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हाँ, और वो जो यंग लोगों के लिए तो वो बहुत ही ज़रूरी है, हमारी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो हम अपने टेक्नोलॉजी के बल पर स्टार्टअप खड़े करने का जो कार्य है वो पिछले 5 साल में बहुत तेज़ी से लिया गया है। तो जितने टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर पिछले 50 साल में बने थे उतने हमने उतने ही 5 साल में बनाए हैं। जैसे कि अभी करीब 130 टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर हैं कंट्री में, जिसमें करीब 4000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं। तो उनके द्वारा हमारी इकोनॉमी, हमारे यूथ, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड उन सबको बहुत मदद मिल रही है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो हमारा ये रहेगा ऑब्जेक्टिव कि उसको 100 गुना बढ़ा दिया जाए अगले 10 सालों में। उसके अलावा ऐसा है कि आजकल हमारे जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं सोसाइटी पे, जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, तो उनके बारे में हमें अभी से कार्य शुरू कर दिया है। वो एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, वाटर है, एनर्जी है, हेल्थ है, इन सब के ऊपर हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, उन पे कार्यक्रम शुरू किया है। वेस्ट प्रोसेसिंग, उस पे कार्यक्रम शुरू किया है। तो उसको एक नई दिशा दी गई है। उसके अलावा दूसरा चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी है, वो है राइज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स। मतलब इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं, रोबोटिक्स है, इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। तो इन सब पे हमारे समाज पे बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, उसके लिए क्या रिसर्च चाहिए, उस सब को हमने शुरू कर दिया है। इसी तरह से एक नया मिशन अभी आने वाला है 8000 करोड़ की लागत से, जो कि पिछले बजट स्पीच में उसका उल्लेखन किया गया था। वो होगा क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ पे। ये बिल्कुल नई चीज़ है। ऐसा है कि हम इनोवेशन की बात करते हैं, लेकिन इनोवेशन कल्चर है। हाँ, तो इसमें सिर्फ खाली पढ़ने लिखने ऐसे वो स्कूली शिक्षा से ही नहीं होगा। हमारी स्कूली शिक्षा में भी उसका कुछ इंक्लूजन होना चाहिए। तो उसके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया, उसको मानक कहते हैं। मानक प्रोग्राम में ये है कि हर स्कूली बच्चे से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपने जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो लिख कर जमा करें इंटरनेट पर, कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या समाधान हैं। तो वो खुद सोचें इस बारे में, न केवल अपनी किताब खोलकर, क्योंकि उसमें सब चीज़ों का समाधान नहीं है। तो इसके अंदर जो मानक प्रोग्राम है उसमें हम 5 लाख स्कूल तक पहुंचते हैं। हर स्कूल से 2 जो टॉप आइडियाज़ हैं कंपटीशन करके, किसी भी, चाहे अपने भारत की भाषा में हो, उनको जमा किया जाता है। फिर उसमें से 1 लाख बच्चों का चयन होता है। उन सबको एक बच्चे को 10,000 रुपये मिलते हैं, जिससे वो अपने आइडिया के द्वारा एक वो बनाए कोई मॉडल, प्रोटोटाइप, और आगे compete करे नेशनल लेवल तक। तो उनको मेंटरशिप मिलती है, उनको एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये सब जो बच्चे हैं वो आगे जाकर 10 साल में, 15 साल में वो हमारी फाउंडेशन होंगे इनोवेशन के। हमारा जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, उसका बजट भी पिछले 5 सालों में डबल से ज़्यादा हो गया। यही मैं पूछना भी चाह रहा था आपसे कि इतनी पॉलिसीज़ हैं, तो ऐसा है कि हम जो पहले चल रहे थे कार्यक्रम वो बराबर चल रहे हैं, उनको बढ़ा भी दिया है। जैसे कि बेसिक साइंस रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है, उसमें भी हम चाहते हैं कि और क्वालिटी उसकी बढ़े। मतलब बजाय वो प्रोफाउंड हो, जिससे कि बड़ा इम्पैक्ट हो, मतलब पूरी दुनिया में लोग जाने कि यहाँ पे ये कार्य हुआ है। तो उसके लिए भी हमने एक दूसरे नया प्रोग्राम निकाला था कि बेसिक साइंसेज में क्वालिटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए। उसमें ऐसा है कि साइंटिस्ट अगर रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि बड़े कार्य करें। तो हम चाहते हैं कि वो रिस्क लें, वो ऐसा कार्य करें कि उसमें फेल भी होना संभव है। हाँ, तो हम उनसे नहीं कहते कि आपको सक्सेस ही चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आप बड़ा कार्य करेंगे तो उसमें नया कार्य करेंगे तो उसमें फेलियर की बहुत संभावना होती है। तो उसके लिए अलग कार्यक्रम बनाया। एक जो है हमारे टेक्नोलॉजी में खासकर विमेन, महिलाओं की बहुत कम भागीदारी है। अच्छा, उसके अलावा हम चाहते हैं कि ये डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, इंक्लूजन, सभी लोगों का इसमें साथ हो, सभी का विकास हो। जैसे कि महिलाएं हैं, ये हमारे यंग लोग हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, चाहे वो कहीं रहते हों, नॉर्थ ईस्ट वाले हों, उधर हों, उन सब का भागीदारी हो इसके अंदर। तो इसके बारे में नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं कि जिससे कि हर एज के व्यक्ति को, हर जेंडर को बराबर वही उपलब्ध हो
जो सबको उपलब्ध है। उतना ही सपोर्ट, उतनी ही उतना ही सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड में। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, नतीजे भी दिखने लग गए हैं, जो शानदार काम आपकी देखरेख में हो रहा है। फिलहाल व्यूअर्स के लिए आपका सफ़र दिखाते हैं कि अभी तक का कैसा रहा है, किस कदर आपने साइंस की फील्ड में योगदान दिया है और इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम तहकीक व नजरियात पेश करने वाले प्रोफेसर आशुतोष मौजूदा वक्त में हुकूमत हिंद के शोबे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी के अहम ओहदे पर फायज हैं। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा की पैदाइश 22 अगस्त 1961 को राजस्थान के तारीखी और मुकद्दस शहर अजमेर में हुई थी। प्रोफेसर आशुतोष ने 1982 में मुल्क के मारूफ इदारे IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1984 में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में ही MS की डिग्री हासिल की। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट बफेलो से 1987 में केमिकल इंजीनियरिंग में PhD की सनद हासिल की। एक मुनफरिद पहचान कायम करने वाले प्रोफेसर आशुतोष शर्मा PhD करने के बाद सनी बफेलो स्कूल ऑफ मेडिसिन में 2 साल तक रिसर्च फैकल्टी के तौर पर दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो गए। हिंदुस्तान आने के बाद प्रोफेसर आशुतोष की अहम जिम्मेदारियों का सिलसिला IIT कानपुर से ही शुरू हुआ। 1997 में केमिकल इंजीनियरिंग में बतौर प्रोफेसर से लेकर 2007 तक इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर के सफर में उन्होंने तकरीबन 10 साल तक IIT के तालिब इल्मों को साइंस और टेक्नोलॉजी की बारीकियों से वाकिफ कराया। साथ ही प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को IIT कानपुर में नैनो साइंसेस एंड एडवांस्ड इमेजिंग सेंटर के बानी कोऑर्डिनेटर होने का भी अहम शरफ हासिल है। साइंस को नौजवानों से जोड़ने की समत में स्टार्टअप को ताउन करना हो या सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत मुस्तकबिल की तैयारियां, DST के सेक्रेटरी के तौर पर प्रोफेसर आशुतोष शर्मा लगातार मुल्क को एक साइंसी ताकत बनाने की काविशों को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को अभी तक कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है, जिसमें काबिल जिक्र है साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में शांति स्वरूप भटनागर एजाज, साथ ही इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में इन्फोसिस अवार्ड, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस का ट्वास साइंस प्राइज और इंडियन साइंस कांग्रेस के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी आपको सरफराज किया जा चुका है। साइंस और टेक्नोलॉजी में तहकीक को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने वाले प्रोफेसर आशुतोष शर्मा मुसव्वरी और शायरी में भी खास दिलचस्पी रखते हैं। जब शोबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने कयाम की 50 साला तकरीबात को मनाने जा रहा है, एक ऐसे वक्त में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा का तहकीकी फन और इंतजामी तजुर्बा इन काविशों को परवाज देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी तक आप प्रोफेसर आशुतोष के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे और बहुत कुछ जानना चाहेंगे, तो बातचीत के सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं, इस बार थोड़ा बैठ के। सर, साइंस की फील्ड में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, अगर आप वो बता पाएं। ऐसा है कि मुझे साइंस के बारे में शुरू से ही काफ़ी उत्सुकता थी, काफ़ी आकर्षण था। एज़ लॉन्ग एज़ आई कैन रिमेंबर, तो मैं दूसरी क्लास से साइंस की काफ़ी किताबें पढ़ता था। तो बाहर, जैसे कि जब मैं 10th क्लास में था, तभी हमारे बगल में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते थे, तो मैं उनसे MSc की लेवल की किताबें ही लाकर पढ़ा करता था, क्योंकि मैंने सोचा कि आगे जानने की उत्सुकता थी कि सृष्टि का रहस्य क्या है, कैसे ये सब कार्य होता है। तो साइंस के प्रति लगाव था, न केवल साइंस, लेकिन मेरा लगाव ज़्यादा फ़िलासफ़ी और मैथमेटिक्स के बारे में था। साइंस भी उसी का एक भाग है। ये रुचि माता पिता से आई या फिर आपका खुद का हमेशा से इंटरेस्ट रहा? नहीं, ये किसी से भी नहीं आई जहाँ तक मुझे ख्याल है। तो वो खुद ही किताबें पढ़कर उसके प्रति रुझान पैदा हुआ। बिल्कुल। आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, ज़ाहिर तौर पर चुनौतियाँ भी बहुत आई होंगी। आप करियर में, इस सफ़र में सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं और आपने कैसे ओवरकम किया उसको? एक्चुअली कोई चैलेंज वो होता है जिसमें कि आपको पता नहीं हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था। मैंने हाई स्कूल में ही यह निर्णय लिया था कि मुझे PhD करनी है।
उसके बाद मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है। हालांकि उस वक्त मैंने सन 90 में IIT ज्वाइन किया था एज ए फैकल्टी मेंबर 90 में 82 में मैंने बीटेक किया था। तो उस वक्त रिसर्च वगैरह की बहुत सारी संभावनाएं नहीं थी भारत में। बहुत सारा फंडिंग भी नहीं था रिसर्च के लिए और कल्चर भी नहीं था। हाँ। तो इंजीनियरिंग में कोई PhD भी नहीं करता था। तो ये सब चैलेंजेस थे, लेकिन चैलेंजेस होना अच्छी चीज़ है। उससे हमें निराश नहीं हो जाना चाहिए। तो हमने हरदम ये कहा कि हमें जो भी हो सकता है वो प्रयत्न करते रहना है। आपने इंटरनेशनल डिग्री ली, आपने खुद बताया आप काफ़ी साल बाहर रहे, सब कुछ मिल रहा था आपको वहाँ पर, नाम भी मिल रहा था, सब कुछ। फिर वापस देश आके देशवासियों के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, ये पहले से ही प्लान था जैसे आप हर चीज़ प्लान करके चलते हो, या फिर ये भावना बाद में डेवलप? हमने देखा कि जो जैसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे US वगैरह, बिल्कुल, उसके अंदर तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अपना साइंस और टेक्नोलॉजी का कार्य करते ही रहते हैं। तो आप भी उनमें से एक हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसकी ज़्यादा संभावना है कि आप अपना योगदान ज़्यादा कर पाएँ। मतलब कि यहाँ पर जो आपका योगदान होगा उससे ज़्यादा लोगों को लाभ होने की संभावना है। वो जो बड़े देश हैं उनमें नहीं है। उसके अलावा जो हमारे देश का जो वो है कल्चर है, कलर है, विविधता है लाइफ की, वो और कहीं नहीं है। बिल्कुल। जो हमारा सामाजिक दायरा है, परिवेश है, उसमें अगर जुड़ना है तो अपने देश में रहना ही सबसे अच्छा है। और देश में रहकर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी देख रेख में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक ऐसा काम आप बताएं, बहुत सारे काम हैं जिसको आपको लेकर बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि यार ये काम जो है वो मेरी देख रेख में बहुत अच्छा हो गया, जिसका जो आम लोगों को जो है वो नतीजा मिल रहा है। 2 साल पहले मैंने सोचा था कि एक पॉलिसी बनाएंगे जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका बहुत सीधा सा मतलब है कि हमारे पास जो भी विज्ञान में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास नॉलेज इंफॉर्मेशन है, इन सब को मिला के हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैं, ये जो हमारी जो चीज़ें हैं उनको अगर हम समाज के बहुत सारे अलग अलग भागों तक पहुंचा पाएँ तो ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर आप एक साइंटिस्ट हैं लेकिन स्कूल में जाके थोड़ा बच्चों को समय देते हैं या उनको बुला के अपनी लैब के अंदर उनको समझाते हैं, हाँ। या आप किसी छोटे जैसे बिजनेस है, MSMEs हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो ये सब साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो आप ये समझें कि हमारे पास जो इतने सारे संसाधन हैं विज्ञान में, अगर उसके बहुत कम भाग भी इन सब चीज़ों से जुड़ जाए तो एकदम समाज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया है। दूसरी हम बना रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन 2020 पॉलिसी। उसके बारे में काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। उसका कारण ये है कि देखिए अब जो फ्यूचर में जो चेंज हो रहे हैं हमारे भविष्य में, वो बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा सोचना था 10 साल पहले, वो अब इतना प्रभावी नहीं रहेगा। रेट ऑफ चेंज बढ़ गया। उसके रेट ऑफ चेंज बढ़ गया। फ्यूचर बहुत जल्दी हमारी तरफ आ रहा है। तो उसको हम पकड़ सकें, हम उसको मिस नहीं करें, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उसके लिए जो जिस भी चीज़ की ज़रूरत है हमें, खासकर हमारे विज्ञान को हमारे इंडस्ट्री से जोड़ने की ज़रूरत है, हमारे मार्केट से जोड़ने की ज़रूरत है, जो अप्लाइड साइंस है उनको। तो इस बारे में, और हमारे स्टार्टअप्स हैं, तो ऐसा है कि जो हमारा नॉलेज सिस्टम है उसको हम एंड टू एंड बनाना चाहते हैं उस पॉलिसी के तहत। एंड टू एंड का मतलब है कि वो रिसर्च से शुरू होता है, बल्कि उसके ही बहुत पहले PhD ट्रेनिंग से शुरू होता है, स्कूल ट्रेनिंग से शुरू होता है, उसके बाद वो रिसर्च, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद स्टार्टअप, इंडस्ट्री, मार्केट, सोसाइटी, इन सब का एक साथ बन जाए, अगर जुड़ाव हो जाए, जुड़ाव हो, जिससे ये यहाँ से चालू होकर वहाँ तक पहुँचे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये इस पॉलिसी का मकसद है। तो वो भी काफ़ी सेटिस्फाइंग चीज़ है। बहुत सेटिस्फाइंग काम हो रहा है। वो सेटिस्फेक्शन आपके चेहरे पर भी नज़र आ रही है जब आप बता रहे हो। वैसे तो आपका इलस्ट्रियस करियर है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, मगर कहीं कोई रिग्रेट भी है
कोई ऐसी चीज़ जहाँ कोई रिग्रेट? मेरा ये सोचना है कि कोई भी ज़िंदगी हो उसमें रिग्रेट की कोई ज़रूरत नहीं है। न केवल मेरी, मैं ये नहीं सोचता कि लोगों को रिग्रेट में अपना समय बिताना चाहिए, व्यर्थ करना चाहिए। अपना कार्य करें। अब जो गुजर गया उसका कुछ नहीं हो सकता। रिग्रेट ज़्यादातर पास्ट के बारे में होती है, जो गुजर गया उसके बारे में। हाँ, वो गुजर गया, उसका कोई अभी अस्तित्व नहीं है, तो उसके बारे में रिग्रेट की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, यही एक फाइटर की भी पहचान होती है कि लुकिंग फॉरवर्ड ऑलवेज। जो निकल गया उसके बारे में भूल जाना चाहिए। बहुत यंग साइंटिस्ट के आप रोल मॉडल हैं, आपका भी कोई रोल मॉडल रहा या रोल मॉडल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, समय समय पर ऐसा है कि देखिए कुणाल जी, रोल मॉडल भी बदलते रहते हैं ज़िंदगी में। जब आप बच्चे होते हैं, मैं जैसे महाभारत पढ़ता था जब मैं दूसरी क्लास में था, तो सारे ही तो बहुत सारे वहाँ से ऐसे रोल मॉडल आपको लगते हैं। कुल मिला के मैं ये कहता हूँ लोगों से कि एक रोल ऐसा नहीं हो कि आप एक ही रोल मॉडल को लेकर निकल पड़ें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हर ज़िंदगी अलग होती है। तो उसके हमारे बहुत सारे इंस्पिरेशन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे बॉलीवुड में आपका कोई हीरो बन गया, रोल मॉडल बन गया, तो उससे ज़िंदगी नहीं चलती। हर आदमी का अपना व्यक्तित्व है, हर आदमी की अपनी सोच है, उसको सोच को अपने पॉजिटिव ढंग से ढालकर आगे बढ़ना है। तभी आप एक कंप्लीट व्यक्तित्व भी बना सकते हो जब आपके इंस्पिरेशन के सोर्सेज बहुत सारे हों। आप सर एकेडमिक से भी जुड़े रहे हैं, आपको लगता है कि भारत में वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट बना सकते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमारा देश कहाँ पर खड़ा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि हमारा जो साइंस है, इंजीनियरिंग है, वो वर्ल्ड क्लास है। इसके बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया कि देश भारत अभी दुनिया में तीसरे नंबर पर है साइंस और इंजीनियरिंग के रिसर्च पेपर्स में। ऐसे ही हमारे पेटेंट भी अब बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। ऐसे ही हमारे जो इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें हम 30 नंबर जंप कर रहे हैं पिछले 5 साल के अंदर। कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। उसके अलावा तो ये सब हमारी स्ट्रेंथ है। उसके अलावा हमारे बड़े मार्केट हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब बहुत सारे यंग लोग हैं जो बहुत एनर्जेटिक हैं, जो कुछ कर गुजरने की सोचते हैं। इस तरह हमारे बहुत सारे बड़े बड़े डिज़ाइन सेंटर हैं। तो इन सब में हमें काफ़ी हमारा डीप स्ट्रेंथ है। इनको जैसा मैंने बताया, अगर हम समाज के और अंगों से जोड़कर हमारी विज्ञान को आगे बढ़ेगा, तो ये सब जो हमारी स्ट्रेंथ हैं वो उभर कर आएंगी। जो लव फॉर एकेडमिक्स है ना, वो आपकी बातों में नज़र आता है। जब आप अभी तो पॉलिसीज़ शेप कर रहे हैं और देश को दिशा दे रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मगर एकेडमिक्स में दोबारा से लौट के वहाँ पर और कार्य करने की इच्छा रखते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी प्रोफेसर ही हूँ, मैंने रिज़ाइन नहीं किया है। और वो कहते हैं कि जो एक बार प्रोफेसर है वो पूरी ज़िंदगी प्रोफेसर रहता है। तो ऐसा ही है। तो बेशक ऐसा है कि एक ज़िंदगी पूरा काम करने के लिए कोई पूरी नहीं होती, तो काम हरदम चलता रहता है, सतत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो की और करनी बाकी हैं। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, कहावत है, देयर इज़ अ वुमन। ठीक है, आपकी भी बेटर हाफ है। आपके इस सफ़र में उनका कितना सहयोग रहा है, सपोर्ट रहा है, कितना उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया आगे और बढ़ के काम करने का? आपका बिजी शेड्यूल रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें परिवार, कोई भी जो व्यक्ति कार्य कर पाता है उसमें परिवार की बड़ी भूमिका रहती है। मैं आपको एक ही एग्ज़ाम्पल दूं, तो जब मैं यूएस में था तभी हमने शादी करने का सोचा था, लेकिन मैंने हरदम उनको बता दिया था कि हम भारत में ही रहेंगे। तो हो सकता है कई बार लोग सोचते हैं कि शादी कर लें तो बाहर रहने का मौका मिलेगा, राइट। तो पारिवारिक कारणों से भी कई चीज़ें संभव नहीं हो पाती लाइफ में। बिल्कुल। लेकिन हमारा मतलब कि हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरू से अब तक बहुत अच्छी रही है कि उनको जो कार्य करना होता है उसमें हमारी मदद, हमें जो कार्य करना होता है उनकी मदद। इस तरह का बहुत हमें ऐसा है कि अगर परिवार में सुख शांति हो तो हर व्यक्ति का कार्य भी अच्छा चल पाता है। बिल्कुल, आप प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी दोनों स्थान पर लकी रहे हैं। बच्चों के बारे में क्या आपने उनको साइंस के लिए प्रोत्साहित किया या उनको खुद ही अपना पैशन फॉलो करने दिया? देखिए, ऐसे आपने कहा कि लकी रहे हैं, इसमें लक का बहुत सवाल नहीं होता। लक होता है, थोड़ा होता है, लेकिन आप कैसे करते हैं अपना कार्य ज़िंदगी में,
उससे ही लक प्रभावित होता है। बच्चों के प्रति मैंने हरदम से कहा था, देखिए मेरा खुद भी इंटरेस्ट था, अगर मैं स्वतंत्र होता हाई स्कूल के बाद तो मैं निसंदेह फ़िलासफ़ी करता और उसके बाद मैथमेटिक्स करता। इंजीनियरिंग मेरी लास्ट प्रेफरेंस होती। अच्छा। राइट। लेकिन तो मैंने ये सोचा कि देखिए आजकल ज़माना बदल गया है, अब हम इतने मतलब इनसिक्योर नहीं हैं जितना पहले की जनरेशन होती थी कि अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है, हाँ। MBA या IAS ही बनाना है, तो हमने हरदम कहा, मेरी एक ही बच्ची है, तो उसको पूरी स्वतंत्रता थी कि वो क्या करना चाहे। हमने कभी नहीं कहा कि साइंस ही करना है या क्या करना है। तो उसने डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन करने के लिए चूज़ किया था। वो एक चीज़ अच्छी क्रिएटिव चीज़ है, तो जिसमें रुचि हो, हम ये चाहते हैं कि वो उसमें अच्छा कार्य करे। पैशन अगर प्रोफेशन बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये आप भी मानते हो? ये बहुत अच्छी हाँ बात बिल्कुल। जैसे कि मैं जब पहले ज्वाइन किया था IIT, तो वो कह रहे थे नहीं आप जो नेगोशिएट करिए तो आपको एक और इंक्रीमेंट मिलेगा। तो मैं हंस रहा था, मैं कहा अगर वो 2 इंक्रीमेंट कम भी कर देंगे तब भी मैं यही ज्वाइन करने वाला हूँ। सर, बहुत लोग नहीं जानते आपकी ऑनलाइन आर्ट गैलरी भी है। हाँ। साइंटिस्ट होने के साथ, पॉलिसीज़ बनाने के साथ आपका आर्ट में भी बहुत रुचि है। ये शौक़, ये स्किल कैसे डेवलप हुआ? ये कुछ मैंने कोई कोर्स नहीं किया इसमें, तो कई बार बैठे बैठे क्लास के अंदर अगर थोड़ा बोर हो रहे हैं या कुछ मीटिंग्स में, तो मैं अपने आप स्केच बनाता रहता था। तो अपने आप मेरी अपनी एक स्टाइल डेवलप हो गई, मैंने किसी से सीखा नहीं है। तो वो चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन वो मेरी खुद की स्टाइल है। वो किसी से कॉपी नहीं की। तो इसका कहने का ही मतलब मेरा कि हर आदमी को अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए, न केवल सीख कर। और हॉबी तो कुछ होनी ही चाहिए। हॉबी से मतलब ये है कि उससे भी आपका कुछ विकसित होता है, आपका दिमाग विकसित होता है, आप नए तरह से सोचते हैं। इसके अलावा मैं साइंटिस्ट सभी से कहता हूँ कि आपको और लोगों से बात करनी चाहिए जो आपकी तरह के न हों, जो आपके जैसा ही कार्य न करते हों, तो उनसे सीखने को ज़्यादा मिलेगा। सर, आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है। ये अवार्ड, रिकग्निशन आगे बढ़ने में कितना मदद करते हैं? ये देखिए, ऐसा अवार्ड रिवार्ड का ज़रूर महत्व है। सभी जब कुछ मिलता है तो मैं 2 दिन तो खुशी रही थी। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग सिर्फ अवार्ड रिवार्ड के लिए ही कार्य करें। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। कई लोग शुरू से अपने कार्य को सिर्फ उसी के लिए, उसका महत्व समझ के ही करते हैं। एम कर लेते हैं, लेकिन एम वो नहीं हो सकता। एम सिर्फ कार्य है। उससे हो सकता है एक आदमी को अवार्ड मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन 100 लोगों को नहीं मिला उनमें कोई ख़राबी है। हाँ। तो उनका भी कभी कभी वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक आदमी तो मोटिवेट होता है और 10 डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसमें भी हमें संतुलन लाना पड़ेगा। तो न केवल एक शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, लेकिन अब हमने बहुत सारे नए शुरू किए हैं, स्पेशली यंग साइंटिस्ट के लिए, कि एक आदमी को मिला जो 10 उसके करीब करीब बराबर थे, उनको नहीं कुछ मिल पाया, तो उनके लिए हमने दूसरे अवार्ड अब शुरू किए हैं पिछले 2 सालों के अंदर, जिससे कि सभी को लगातार मोटिवेशन मिले, उनको अप्रिसिएशन मिले कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। पर मैं ये सिर्फ ये दोहराऊँगा कि अवार्ड और रिवॉर्ड्स के लिए कार्य करना बिल्कुल बेमानी है। ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है यंग साइंटिस्ट को। उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आपको लंबा आगे चलना है तो अवार्ड और रिवॉर्ड एक बाय प्रोडक्ट हैं। आप काम करते चले जाइए, वो आपने सही कहा। वो आपको मिलता चले जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, ये पोइट्री का भी आप बहुत शौक़ रखते हैं, जो हमको थोड़ा बहुत पता लगा। आपकी कुछ स्पेशल या फेवरेट पंक्तियाँ हों, वो आप व्यूअर्स के लिए बता दीजिए, खुद की लिखी हुई या जिसको आप फॉलो करते हैं? नहीं, बेशक ऐसा है कि मैं ज़्यादातर जो प्रेजेंट है उसमें ही जीता हूँ। मैं कोई याद नहीं है। अच्छा। तो भैया अगर मैं पढ़ के बता, जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे जो अच्छा लगता है, हाँ, उस वक्त मुझे अच्छा लगता है, उसके बाद मैं दिमाग में नहीं रखता उसको। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ओरिजिनलिटी में विश्वास रखते हैं अपनी, चाहे आर्ट हो या फिर साइंटिस्ट रिसर्च हो या फिर पॉलिसी मेकिंग हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सर, आपने कितना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
इस एपिसोड में आपने जाना प्रोफेसर आशुतोष शर्मा के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में, उनके सफ़र के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में और जो कुछ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कर रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर ऐसी ही एक शख्सियत के साथ हाजिर होंगे और बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।